Hello dear students, welcome to English class by Poonam Sharma. Today I am going to teach you chapter 3 from your NCERT book Honeydew, and the name of the chapter is Glimpses of the Past. As the name suggests, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे glimpse of past मतलब past की कुछ झलकियों के बारे में. कौन से past के बारे में? जो कि 1757 से लेके 1857 के बीच जो कुछ इंडिया में घटित हुआ उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमें ध्यान ये रखना है कि इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स वर राइनिंग ओवर इंडिया। सो लेट्स बिगिन। इन इंडिया ऑफ 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। अब क्या था कि इस टाइम 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। अगर इंडियन प्रिंसेस से कंपेयर किया जाए तो उनके पास जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो भी ज़्यादा सुपीरियर थे, मतलब बहुत बढ़िया थे। और इसके अलावा इंडियन प्रिंसेस जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूरदर्शी नहीं थे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि आज अगर हम ब्रिटिश इंडिया की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए लॉयल हो रहे हैं, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी कि कल ईस्ट इंडिया कंपनी उनको फेवर करेगी, राइट। तो इस तरीके से इंडियन प्रिंसेस क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से, और यहाँ तक कि एक दूसरे को हराने के लिए वो कंपनी की हेल्प लिया करते थे। तो इस सब से क्या हुआ, आखिर फ़ायदा कंपनी को मिला। और इससे क्या हुआ कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो एक दूसरे को ओवर पावर करने के चक्कर में ही लगे रहे, बस उनमें एक होड़ सी चलती रही। यहाँ तक कि सभी ऐसे नहीं थे, उनमें से एक महान अगर शासक की हम बात करें तो वो था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आपने भी सुना हुआ होगा, वो मैसूर का शासक था और उसने ब्रिटिश के इस अनफेयर रूलिंग के ख़िलाफ़ लड़ाई की, आवाज़ उठाई और लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ईयर वी रीच्ड इन 1765। अब हम 1765 की बात करें तो जो सोशल स्टेटस था वो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। यहाँ तक कि रिलीजियस लीडर्स जो थे वो भी प्रीच कर रहे थे अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसी एब्जर्ड प्रैक्टिसेस को, मतलब कुरीतियों का साथ दे रहे थे। इन ट्रुथ इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सच में बात की जाए तो इंडियंस जो थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे और ब्रिटिश ने उनको स्कॉन कर लिया था, मतलब उनका खून तक चूस लिया था लगभग। फार्मर्स और आर्टिसंस की जो हालत थी वो सबसे बुरी हालत में हो चुकी थी इस टाइम पर। आर्टिसंस होते हैं कारीगर, जो लोग हाथ से काम करना जानते हैं। हैवी टैक्सेस उन पर इम्पोज कर दिए गए थे, जिससे किसानों की कमर टूट गई थी। ब्रिटिश कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस। उन्होंने यहाँ तक कि जो बहुत एक्सपर्ट तरीके के कारीगर होते थे उनके अंगूठे तक कटवा दिए थे कि ये जो मास्टरपीस हैं वो लोग अपने लिए ही रख सकें, उसको कोई और दूसरा यूज़ ही ना कर पाए। द ब्रिटिश यूज एवरी मेथड टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। यहाँ तक कि ब्रिटिश ने सारे तरीके यूज़ कर लिए थे जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके, अपने लिए बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकें। इम्पोर्ट्स, अब क्या था कि जो इंग्लैंड से इम्पोर्ट होके आती थे सामान, उसको भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स फ्री कर दिया था कि जो सामान वहाँ से आ रहा है हमारे लिए उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ से जाएगा उस पर बहुत सारा टैक्स है। तो इस तरीके से अब हम पहुँच गए हैं 1772 में, जहाँ से राजा राम मोहन राय का आगमन हुआ। अब राजा राम मोहन राय अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उनको अच्छी तरह से पता था कि कंट्री में कुछ तो ख़राब चल रहा है। अब उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मुझे इस सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास किया और उन्होंने लोगों को ये समझाया कि सभी जो धर्म थे उनका जो परसेप्शन था, मेन आइडिया एक ही था। क्योंकि लोग उस टाइम पर क्या कर रहे थे कि धर्मों के नाम पर एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन इन्होंने पाठ पढ़ाया कि सबका जो मेन एसेंस है वो सेम है। उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि हमें नॉलेज का प्रैक्टिकल यूसेज किया जाए, ना कि सिर्फ दिखावा।
वो इंग्लैंड भी गए, वहाँ भी उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये याद दिलाया कि खाली रूल करना उनकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उन्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि उनके काम क्या हैं, उनकी मॉरल ड्यूटीज़ क्या हैं। रूल बना दिया और हम राजा बन गए, दैट्स इट। आपके लोगों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने उनको याद दिलाया। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, और जब वो भारत आए तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स चलाए कि कॉमन पीपल तक उनकी बात पहुंच सके। द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो तो हर बात से डरे रहते थे कि हाँ, लोगों में अगर इतनी नॉलेज आ गई कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारा तो तामझाम उठा देंगे यहाँ से। तो इसलिए उन्होंने उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया 1823 तक। नाउ इन 1818 अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। अब 1818 में क्या हुआ कि एक बिल पास किया गया। ब्रिटिशर्स ने एक बिल ऐसा बनाया जिसके अंडर इंडियंस को अगर उन पर शक भी हो जाए, मतलब ब्रिटिशर्स को अगर इंडियंस पर शक भी हो जाए कि ये लोग सरकार की जो रूल्स बने हुए हैं उनको नहीं मानना चाहते या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो किसी शक के बिना पर भी वो लोग उस इंडियन को गिरफ़्तार करेंगे और उसको जेल में डाल देंगे बिना मुकदमा चलाए। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू लार्ज सैलरीज, और वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से बड़ी बड़ी सैलरीज लेकर इंग्लैंड चले जाते थे। बिसाइड्स दे मेड फॉर्च्यून्स इन बिजनेस, खाली सैलरीज नहीं लेते थे, अगर बिजनेस में भी उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और 1829 तक तो ब्रिटेन जो था गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था 7 करोड़ रुपए में। आप समझते हो कि 7 करोड़ रुपए उस टाइम पर कितनी बड़ी कीमत रही होगी। इवन द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल इंडिया आया था बेंटिक, उसने रिपोर्ट किया इंग्लैंड में जाकर कि अब जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी हड्डियाँ प्लेन्स को वहाँ के मैदानों को सींच रही हैं अपने खून से, अपनी हड्डियों से, मतलब इस तरीके तक, इस हद तक उनको चूस लिया गया था उनका खून। दस द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द रूइंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इस तरह ब्रिटिश कंट्री जो थी वो कैसे फ्लरिश कर रही थी, कैसे फल फूल रहे थे, इंडियन के पैसे पर, इंडियन इंडस्ट्री पर। लोग यहाँ पे मेहनत करते थे और वहाँ पर उनको उसका फ़ायदा मिलता था। नाउ इन 1835 लॉर्ड मैकाले सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंग्लिश। अब आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा ऑपरेशन किया, शोषण किया, यहाँ पे किसानों को दबाया गया उन्हें। और अब क्या होता है, उससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है तो फिर आता है डिससेटिस्फैक्शन। लोग अब डिससेटिस्फाई होने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से और वो अब छुटकारा पाना चाहते थे। यहाँ तक कि लॉर्ड मैकाले ने तो ये भी सजेस्ट कर दिया था कि भारत में एजुकेशन का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश होना चाहिए। इसलिए नहीं ताकि इंडिया ग्रो करे, वो इसलिए ताकि उनको सस्ते क्लार्क्स मिल जाएं। और इस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया गया, देखिए आ गया ना, द एम वॉज टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ क्लार्क्स टू असिस्ट द ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिशर्स को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए उन्हें सस्ते क्लर्क मिल जाएं। और इट हैपेंड, हाँ ऐसा हुआ भी, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन इसके साथ साथ बुद्धिजीवियों की भी एक नई जनरेशन की शुरुआत हुई, जो लोग गलत को गलत कहना जानते थे। सम ऑफ देम ट्राइड टू एडुकेट द मासेस, और उनमें से कईयों ने तो मासेस यानी कॉमन लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, अभी हम पीछे राजा राम मोहन राय पढ़ रहे थे, तो सच नेम्स वर ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। Some decided to convey the grievances of the people to the British Parliament, और कुछ लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वो भारत के लोगों के दुखों को अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानों में पहुंचाएंगे। By 1856 the British were ruling the whole of India, और 1856 तक आते आते अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लगभग पूरे भारत को रूल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उनको अब इंडियंस की नीड्स की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था अब रूल तो सारी जगह हमारा ही है।
तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो डिससेटिस्फैक्शन लेकर आए और लोगों को अब छुटकारा चाहिए था ब्रिटिश सरकार से। द स्पार्क्स 1855 to 57 अंडर द न्यू रूल्स संथाल्स हैड बिकम डेस्परेट। अब इन नए रूल्स ने क्या किया कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनकी जो रियासतें थी वो छीनने का काम करना शुरू कर दिया। और इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन। और डेफिनेट सी बात है, जिसका राज छीन लिया गया हो तो वो क्या करेगा, रिबेलियन तो करेगा, विद्रोह तो करेगा। और इस तरह उन्होंने यूरोपियंस को मारना शुरू कर दिया था और उन्हें सर्वेंट बनने से भी मना कर दिया था। द डिसकंटेंट, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर, तो वो आपको यहाँ से रिजेंबलेंस मिल जाएगा। द डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन था ये कंपनी के लिए जो इंडियन आर्मी काम करती थी वहाँ पे भी देखने को मिला। मंगल पांडे नाम का जो सिपाही था उसने उस अपने रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया था। अब मैं विद्रोह की एक छोटी सी वजह आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली जो वेपन्स थे, जो हथियार बने हुए थे, वो उसके मुंह के ऊपर कोई कारतूस लगा हुआ था चर्बी वाला, और उस चर्बी को मुंह से छीलना पड़ता था। लेकिन इंडियंस इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थे उस टाइम पर। और ब्रॉड माइंडेड क्यों, ये तो कहीं ना कहीं धर्म की बात कही जाए तो उन्होंने इसको सही नहीं समझा। उन्होंने ऐसे कारतूस, चर्बी वाले कारतूसों को छीलने से मना कर दिया और इस तरह से रिवोल्ट हो गया। तो अब क्या होता है कि इन द इंग्लिश आर्मी एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो तो बस एक सिपाही था तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब इंग्लिश डिडेंट केयर अबाउट इंडियन कस्टम्स, अंग्रेज़ों को हमारे इंडियन कस्टम्स के बारे में कोई परवाह नहीं थी। अब लोगों ने क्या किया कि चपातीज़ वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कि ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए कॉमन लोगों तक कि जो इंग्लिश हैं वो क्या कर रहे हैं इंडिया में। तो चपातीज़ बना बना के उस पर मैसेज लिख लिख के गांव से गांव भेजी गई, लोगों को ये बताने के लिए कि अब राजाओं को जो है, जो वहाँ के उनके जो नेटिव राजा थे वो उनसे हेल्प मांगना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। अब सिमिलरली अ लोटस फ्लावर वॉज सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। अब इसी तरीके से इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको एक लोटस फ्लावर सर्कुलेट किया गया कि ये एक मैसेज के थ्रू उस पूरी आर्मी में सर्कुलेट होता गया कि हाँ, लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। द मासेस ऑल्सो गेव ऑल हेल्प एंड सपोर्ट, और लोगों ने सपोर्ट दिया। तो इस तरह से जब इंडियन आर्मी भी अब लोगों के सपोर्ट करना चाह रही थी, लोग खुद एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे थे, तो इस तरह से रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेरठ में। सो हियर द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। द सिपाही हु हैड रिवोल्टेड मार्च्ड टू दिल्ली। अब वो सारे सिपाही जिन्होंने रिवोल्ट किया था उन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग मार्च करके दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से स्टार्ट करेंगे अपना रिवोल्ट, अपनी क्रांति को शुरुआत करेंगे। दे वर शाउटिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ बहादुर शाह जफ़र। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए बहादुर शाह जफ़र को पहले उन्होंने अपना लीडर चुना इंडियन आर्मी के सिपाहियों ने, और वो उनके फेवर में स्लोगन्स गाने शुरू कर दिए। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और इस तरह धीरे धीरे क्रांति जो थी वो और ज़्यादा फैलती गई। बाकी के लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने अपनी ज़मीनें खोई थी, अपने राज्य खोए थे, वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इस पूरे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने लगे। एंड दे हेल्प द रिवोल्ट, और उन्होंने रिवोल्ट को हेल्प करी। और इस तरह से 1857 का जो रिवोल्ट था उसने फ्रीडम फाइट का रोल ले लिया था। मैनी रूलर्स लाइक हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बेटर। अब जैसे कि हज़रत महल जैसे लखनऊ की जो रूलर थी उनके तरह और भी कई रूलर थे जो बहुत परेशान हो चुके थे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनसोफिस्टिकेटेड नीतियों से। और इस तरह उन्होंने सबने एक साथ मिलकर इस क्रांति को एक बड़ी स्वतंत्रता संग्राम का रूप दे दिया। इंग्लिश हैड टेकन अवे देयर किंगडम, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके राज्य छीन लिए थे। पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला खान
जो कि फैज़ाबाद के राजा थे, उन्होंने भी कॉमन मैन को अर्ज़ किया, प्लीड किया कि वो लोग भी इस रिवॉल्ट का हिस्सा बने। अज़ीमुल्ला खान ने तो तात्या टोपे से बात करी कि वो नाना साहब को लीडर बनाएं अपने इंडिपेंडेंस वॉर का। आपने ये सभी नाम बेटा सुने हुए होंगे, इसलिए मैं इन सभी नेम्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ऑल ओवर इन नॉर्थ इंडिया द पीपल फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और पूरे नॉर्थ इंडिया में लोगों ने हर जगह जगह लड़ाइयाँ छेड़ दी थी ब्रिटिश के खिलाफ। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब लास्ट में क्या हुआ था, 80 साल के कुंवर सिंह थे जो बिहार के राजा थे, उनके साथ भी यही हुआ था, उनका भी राज्य छीन लिया गया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी एक रिस्ट गंवा दी थी। और लेकिन उन्होंने इसे खुद से अपने शरीर से अलग किया, काटा और उसे गंगा माँ में फेंक दिया, और ये कहते हुए कि ये उनकी तरफ से गंगा माँ को उनका लास्ट उपहार था, एक गिफ्ट था। वेल दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। बेटा ये सारी फ्रीडम फाइटिंग की आपको झलकियाँ पढ़ने को मिली। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। थैंक यू वेरी मच।